मोदी में लहर है तो निश्चित रूप से काराकाट से भी मोदी में ही लहर होगा और काराकाट की जनता मोदी में वहाँ से काराकाट के एनडीए प्रत्याशी को जिताकर ये और मोदी जी के हाथों को सशक्त कर कर और मजबूत करने का काम करेगी। बिहार से 40 के 40 सीटों पर भाजपा की अजय बढ़त के साथ विजेता बनने जा रही है और पूरे महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रही है। रामलला हम आएंगे मंदिर हम वहीं बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदर्श संजन और आप लोग देख रहे हैं आदर्श टाइम्स। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के मीडिया प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव जी के साथ। अभी हम इनसे चर्चा करेंगे काराकाट क्षेत्र का, क्योंकि ये भी एक काराकाट क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। और इनसे सबसे बड़ा मुद्दा होगा पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम। अभी मैं बता दूं ये बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं और इनका क्या माहौल है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अभी आपने अपना जो सवाल किया कि काराकाट का क्या माहौल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि काराकाट का नहीं, जो ये लोकसभा का चुनाव है, जो बिहार का जो 40 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये पूरे बिहार का मोदी में माहौल है। अच्छा। ये काराकाट का क्षेत्र की बात मत कीजिए, ये पूरा माहौल मोदी में माहौल है। और आप जो काराकाट का क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, तो काराकाट का इतिहास रहा है आदर्श जी को, वहाँ से जब भी वहाँ विजेता बना है तो एनडीए का प्रत्याशी बना है। 2009 से एनडीए के वहाँ जो चुनाव जो हो रहा है, जब काराकाट को एक क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का घोषित हुआ 2009 में, तब से वहाँ से आपको एनडीए के उम्मीदवार ही विजेता बनते आए हुए हैं। तो निश्चित रूप में इस बार भी मोदी का लहर है, मोदी में लहर है तो निश्चित रूप से काराकाट से भी मोदी में ही लहर होगा और काराकाट की जनता मोदी में वहाँ से काराकाट के एनडीए प्रत्याशी को जिताकर ये और मोदी जी के हाथों को सशक्त कर कर और मजबूत करने का काम करेगी। आदित्य जी, अभी अगर बात किया जाए तो पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। उनके आने से जो है काराकाट क्षेत्र का हॉट सीट बन चुका है और बहुत लोग उनके समर्थन में भी उतर चुके हैं। देखिए आदर्श जी, दो चीज़ होता है। एक होता है कि मान लीजिए कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है जो आप देख रहे होंगे कि भाई पवन जी के साथ इतने, मैं पवन जी का सम्मान भी करता हूं कि भाई एक अच्छे मैंने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े मैंने जाने माने चेहरे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कला के क्षेत्र से भोजपुरी मिट्टी को नाम को रोशन किया है, तो मैं उस कलाकार को मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन ये चुनावी रंग है, यह अलग चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि जो पवन जी के साथ आप देख रहे हैं कि जो एक हुजूम चल रहा है, तो उससे आप समीक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो चुनावी माने इस हुजूम को देखकर कुछ चुनावी विजेता हो सकते हैं। आपको उनके साथ हमको ये देखा जाए तो जो एक संख्या बल घूम रहा है उनके साथ, तो हमको कम लगते हैं कि वो संख्या बल में बहुत कम ही लोग ऐसे यूथ होंगे कि जिनका अपना वोटर आईडी भी होगा, वैसे यूथ जो घूम रहे हैं। तो आप वैसे मतलब आप भीड़ को देखकर आप ये आकलन कर ले रहे हैं कि पवन सिंह भारी पड़ सकते हैं, तो ये उम्मीद लगाना ये मूर्खता की होगी। और लेकिन यह लोकतंत्र में व्यक्ति में किसी आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति आज अपना चुनाव लड़ सकता है राजनीति में, तो मैं वो सम्मान करता हूँ कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन यह जो यहाँ की परिस्थिति बनेगी, जो स्थिति बनेगी, मैं काराकाट की नहीं पूरी बिहार की मैं स्थिति बता रहा हूँ कि निश्चित रूप में इस बार बिहार से 40 के 40 सीटों पर भाजपा की अजय बढ़त के साथ विजेता बनने जा रही है और पूरे महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रही है। अच्छा। तो ये आप समझ लीजिए कि यह बिहार एक नया, क्योंकि यह कहा जाता है कि अभी आपको सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि बिहार की धरती इसलिए ज़्यादा मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए जनता तैयार है कि जो 500 सालों का थक मेहनत था, परिश्रम था प्रभु श्री राम मंदिर का, तो आपको पता होगा कि राम जी का ससुराल यही मतलब बिहार में ही था। अच्छा। तो भाई यहाँ के लोग तो भाई अपने वोट के मतदान के माध्यम से भाई जो मोदी जी ने ये काम किया, 500 वर्षों के सपनों को साकार किया, तो अपने मतदान के माध्यम से तो मोदी जी को उपहार के रूप में उन्हें देंगे ही। तो निश्चित रूप से यहाँ से कमल का चढ़ावा जा रहा है बिहार से, और हम लोग निश्चित रूप से बिहार से हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से कई रिजल्ट आने वाला है और निश्चित रूप से महागठबंधन का सुपड़ा साफ रहेगा और हम लोग यहाँ से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं बिहार से। अच्छा। आदित्य भैया, भी जैसा कि आप अभी बताया कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा उपहार दिए हैं, ठीक है, तो इसमें तो पिछले बार भी आपसे हम इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें आपसे एक सवाल था हमारा कि कहीं बीजेपी राम मंदिर और मस्जिद के नाम पे तो वोट नहीं ले रहे हैं। देखिए ये आपको याद होगा जब 92 का बाबरी ढांचा ढहा था,
वो दिन याद कीजिएगा तो वो दिन को, काल्पनिक उस स्थिति को देखकर मन द्रवित हो जाता है। जिस समय अडवाणी जी की अगुवाई में हम लोग रथ यात्रा शुरू किए थे, तो हम लोग का एक ही उद्देश्य था, रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे। तो यही विपक्ष के कुछ चंद नेता कांग्रेस वाले लोग कहते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान के अखाड़े में आ जाती है तो राम का लेकर ढिंढोरा पिटना शुरू कर देती है। और उन्होंने हास्यास्पद एक स्लोगन दिया था हम लोग का पार्टी के ऊपर कि भाजपा बताए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब वो बताएंगे। तो लेकिन अब स्थिति ये हुई, मोदी जी के शासनकाल जब आया तो मैंने हम लोग का जो सपना था पूर्वजों का, जो कि राम मंदिर के लिए एक बहुत अथक मेहनत हुआ। आपको कई कार सेवक भाइयों ने उस मंदिर के निर्माण के लिए, उस मंदिर को, सपने को साकार करने के लिए अपनी जान तक आहुति दे दी। यही मुलायम की सरकार थी कि हमारे कार सेवक राम भक्त भाइयों पर गोली चलवाने का काम किए थे। वही समय एक समय आपको 92 का वो दशक जंगल राज था, राजद की सरकार बिहार में थी, जिस समय उस रथ को रोक दिया गया था। तो वो कई मेहनतों के बाद, कई लोगों की जान की आहुति के बाद, अपना आप देने के बाद वो सपना साकार हुआ और मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। तो यह कोई एक माने भाजपा का ही नहीं, यह समझ लीजिए कि सभी लोगों की भावनाओं की जीत है। मंदिर में जितना ईंट लगा है, समझ लीजिए कि सभी की भावनाओं का, प्राण के दी हुई आहुति का ईंट लगा हुआ है और वो मंदिर निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और भाजपा जिस काम को कही, आप सोचिए कि देश में कितनी बड़ी विडंबना थी। यही जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या हमारा देश में था, एक ही देश में एक संविधान होते हुए भी अलग कानून था। वहाँ पर हमारा ध्वज नहीं लहर सकता था। 370 धारा एक ऐसा अभिशाप था कि जम्मू को लोगों को वहाँ पर मैंने ग्रसित कर रहा था। उस अभिशाप को ख़त्म किया हमने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग हर क्षेत्र में काम किए। अब बात किया जाए मुस्लिम वर्ग की, बात की जाए आदर्श जी, तो मुस्लिम वर्ग में वो महिलाएं जो शोषित महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें, जो एक प्रावधान बना हुआ था हमारे देश में कि महिलाओं को तीन तलाक को लेकर, जैसे ही 3 तलाक का कहा जाता था, उनका दाम्पत्य जीवन खत्म हो जाता था। वो प्रताड़ित हो गई थी महिलाएं, उन्होंने वो परंपराओं से, उस परंपराओं को भी खत्म किया गया। 3 तलाक को, परंपराओं को भी खत्म किया। हमारे मुसलमान समुदाय वर्गों को, महिलाओं को उचित न्याय दिलाने के लिए काम किया गया। अब बात किया जाता है, कोई विपक्ष बात करता है कि मोदी सरकार ने किया क्या, तो आपको मैं बताना चाहूंगी मोदी सरकार ने क्या नहीं किया। चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर में बात कीजिएगा, तो आपका कांग्रेस का शासनकाल को देख लें, तो अगर हमारे किसी जरूरतमंद असहाय परिवार के, अगर व्यक्ति के परिजन का तबीयत खराब हो जाता था, तो वही परिवार को अपने परिवार के बच्चों को बचाने के लिए, उचित इलाज के लिए, अब जो उनका एक पुश्तैनी जमीन होता था, जिससे वो अपने खेती बाड़ी कर अपने घर बार चलाते थे, वो जमीन तक को गिरवी रखकर, जमीन को बेचकर अपने बच्चों को बचाने के लिए वो इलाज कराना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार, भाजपा के शासनकाल में ऐसा काम हुआ कि जो आयुष्मान योजना आया, आयुष्मान योजना के माध्यम से हम वैसे लोगों को 5 लाख का इलाज दे रहे हैं। ये स्वास्थ्य सेक्टर में काम किए हैं। तो मोदी जी ने सभी लोगों के लिए काम किया है। अगर आप बात कीजिएगा कि कोरोना काल, जिस समय देश में एक त्रासदी फैली हुई थी, महामारी फैली हुई थी, जिस समय विश्व के सबसे बड़े देश मैंने त्राहिमाम कर दिए थे, जैसे अमेरिका जैसे देश और चीन जैसे देश मैंने घुटने टेक दिए थे, उस समय भारत उस संकट के दौर से साहस के साथ काम किया और दूसरे देशों को भी मदद करने का काम किया। जिस समय राशन की असुविधा हुई थी, वैसे असहाय जरूरतमंद परिवारों को मोदी जी ने वैसे कोविड के समय में, वैसे महामारी के समय में, वैसे जब अपने परिवार के सदस्यों को राशन का, भोजन का भी प्रबंध करने का काम किया। आप बात कीजिएगा एम्स की बात हो, तो आपको जानकारी होगा कि पहले हमारे कांग्रेस के समय में 7 एम्स थे, आज हमारे देश में 22 एम्स हैं। तो स्वास्थ्य सेक्टर में भी काम किया गया है। कहाँ नहीं, अगर आप बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, तो आप जो इस सड़क हाईवे देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ दिन अटल जी का है, और जो अभी जो सुविधा देख रहे हैं वो हमारे गडकरी जी का है। आप सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए काम हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, तो वो भी वो युग था। आपको याद पड़ेगा तो बड़ा वो मन द्रवित हो जाता है कि जब हमारे बच्चे पढ़ने चाहते थे तो पता चलता था लाइट चला गया भाई, तो लाइट की सुविधा है, तो उन्हीं के माँ बाप अभिभावक मिट्टी के तेल के लिए कोटा में जाकर लाइन लगते थे, तब मिट्टी के तेल मिलता था, और वही ललटेन जलाकर उनके बच्चे पढ़ते थे, वो भी मिट्टी का तेल, वो भी धांधली से मिलता था। आज आपको एलईडी की सुविधा की नज़रों में पढ़ने का बच्चों को मिल रहा है, आप एलईडी की सुविधा, लाइट की, बिजली की सुविधा ले रहे हैं। तो कैसे नहीं देश में बदलाव, ये बदलाव आया है।
तो निश्चित रूप में भी अगर अभी अगर हम लोग बात करते हैं काराकाट पे, जी, ठीक है, तो काराकाट में भी पवन सिंह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके जी। हैं और उनके समर्थन में बहुत लोग भी जुड़ रहे हैं, जी। ठीक है। और अभी अब बात होती है कि अगर चुनाव, मैंने पहले ही बोला कि अब व्यक्ति की आज़ादी, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं कि मोदी जी के काम पर, तो भैया निश्चित रूप ऐसा नहीं है कि मोदी जी के मैंने नाम का, मैंने कार्यों का, विजन को मैंने गिनाया, कई कैसा कैसा कार्य हुए हैं मोदी जी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में। देखिए अभी आप काराकाट का बात कर रहे हैं, ठीक है, जी। तो काराकाट में बहुत जगह रोड भी नहीं है। और बात करें आप केंद्र का भी, बात हटाइए, काराकाट में भी आप जाके घूमिए तो नली है, गली है और रोड तक नहीं है। तो वही पवन सिंह बोलते हैं कि हम आएंगे तो सारा कुछ ठीक करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी आप बोले 3 साल से क्लीन स्वीप कर रही है, तो 3 साल के बीच में तो कुछ काम नहीं हुआ ना काराकाट में। आखिर वो काम कौन करेगा? पवन सिंह बोलते हैं हम करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं कि हम करेंगे। अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। एक विश्व पटल में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। और जो सड़क की जो बात कर रहे हैं, तो सड़क के क्षेत्र में हम बहुत बेहतर किए हैं। और जो काराकाट में जो कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियां को निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। जो जनता की समस्या है, उस समस्या को निश्चित रूप से निदान किया जाएगा। तो मैं काराकाट की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि इस बार आप निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथों को मजबूत करें। अगर आप उनकी हाथों को मजबूत करते हैं तो हमारे भाजपा को हाथ मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये भारत का हाथ मजबूत कर रहे हैं। यदि हमारे भारत को मजबूत कर रहे हैं कि तो हम किसी भी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। यही आपका एक समय बात कर लीजिए, तो जिस समय आपको पुलवामा का हमला हुआ था, तो उस समय स्थिति ऐसी बनी हुई थी, कोई भी पुलवामा हमला के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही दृढ़ संकल्पित निर्णय लिया कि भाई सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। आपने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया था। और यही कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने अपने भारतीय फौजी भाइयों पर सवाल उठा दिया था, प्रश्नवाचक चिन्ह उठा दिया था कि वहाँ एयर स्ट्राइक कर नहीं, वहाँ पर पेड़ के पत्तों गिन कर आए हैं। आप कैसे बात करते हैं? जनता कैसे आप पर विश्वास कर ले, जिसके बदौलत आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। आप एक राजनीतिक सुख के लिए आप अपने देश की सेना पर सवाल उठा देते हैं। आपको बात मैं बताना चाहूँगा, चीन जैसे शक्तिशाली देश को मैं आपको डोकलाम वाले मामले में मैं पीछे करने का काम किया। ये परिवर्तन की लहर है आदर्श जी। तो निश्चित रूप में ये परिवर्तन का जो लहर है, जनता भी अपने मतदान के माध्यम से एक फिर से मोदी में लहर लाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त और मजबूती के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार इस बार बनाने जा रही है। और जो हमारा संकल्प है, भाजपा अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप में भाजपा अब की बार 400 पार होगी। और यह भाजपा का ही संकल्प नहीं, यह वैसे सभी जनताओं का संकल्प है कि भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए इस बार भाजपा को 400 पार ले जाना है। अच्छा, तो इस बार 400 पार का जो नारा था मोदी जी का, उसमें से अभी एक सीट तो बिहार से डगमगाता हुआ नजर आ रहा है पवन सिंह की वजह से। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह अभी से ही जीत के माला पहुंच चुके हैं। अभी आदर्श जी, मैं कुछ देर पहले बोला कि भीड़ की संख्या को देखकर यह चुनाव में आकलन कर लेना कि हम विजयी हो रहे हैं, ये मूर्खता है। कई ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं राजनीति में कि आप राजनीति में आप संख्या बल को देखकर आप इसकी आकलन कर ले रहे हैं कि हम चुनाव में विजयी हो जाएंगे, तो ये आपका मूर्खता है। जनता जग चुकी है। जनता अब विकास के नाम पर मतदान कर रही है। जनता अब राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करना चाह रही है। अब वो जनता जातिवाद के नाम पर मतदान करना बंद कर दी, जो कि बिहार की बड़ा अभिशाप राज है कि जिस राज्य में जाति समीकरण के जंजीरों में जकड़ा हुआ है राज है। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। जनता, सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता बुद्धिजीवी हो रही है, प्रबुद्ध लोग हैं, अब जग रहे हैं। अब आप सोचिएगा हम सेलिब्रिटी के नाम पर हम जीत जाएं, तो कई ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। आप शत्रुघ्न जी को ही देख लीजिए, कई ऐसे उदाहरण हैं ऐसे सेलिब्रिटी के भी नाम पर। अब तो जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी। निश्चित रूप में काराकाट क्षेत्र से भी हमारे एनडीए प्रत्याशी की जीत हो रही है और वहाँ से भी हम एक कमल का फूल
माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने जा रहे हैं और 400 विजन में आपको काराकाट क्षेत्र भी अपनी सहायता निभाने जा रही है। अच्छा, अगर बात किया जाए बिहार के लोगों का, तो मान के चलिए अगर एनडीए का सरकार आ भी जाता है तो अगला स्टेप क्या होने जा रहा है बिहार के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना, जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि जो शिक्षा के लिए विश्व पटल पर जाना जाता था। बिहार ही वो राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्व पटल पर जाना जाता था। आदर्श जी, बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आपको जैसे कि आप देख लीजिए कि ये धरती वो धरती रही है बिहार, कि यहाँ पर ज्ञान का वर्धन भी महात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती से किया था। अगर हम परिश्रम की उदाहरण दें तो बिहार की धरती का परिश्रम को उदाहरण दिया जाए तो दशरथ राजमंझी जैसे महान विभूति हमारी धरती से ही हैं, जिन्होंने पहाड़ के सीने को चीर कर रास्ता बना दिया था। वो परिश्रम के उदाहरण का भी धरती बिहार ही रहा है। यदि हम साहित्य की उदाहरण दें तो बिहार का धरती ही रहा है कि आज भी रामधारी सिंह दिनकर को पूरा देश याद करता है, उनकी साहित्य को याद करता है। यदि हम राजनीति को याद करें, राजनीति का बीजारोपण को याद करें, तो वो जेपी का ही देन है, वो जेपी का ही आंदोलन का देन है कि जो कई राजनीतिकार का बीजारोपण हुआ। ये बिहार की धरती है। यदि हम आंदोलन की बात करें तो बिहार की धरती ही है। महात्मा गांधी जी गुजरात में जन्म लिए थे। आदर्श जी, उनका महात्मा को लोग नाम नहीं था पहले। जब उन्होंने अपना आंदोलन की शुरुआत बिहार से की तो महात्मा का पद भी देने वाला ये बिहार का धरती है, जो महात्मा गांधी के नाम से वो जानने जाने लगे। ये बिहार की धरती है। अगर हम राजनीति में बुद्धिजीवी में बात करें तो चाणक्य की धरती है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो ये आर्यभट्ट की धरती है, यह राजेंद्र प्रसाद की धरती है। तो बिहार की धरती को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व पटल में आगे आने की जरूरत है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिहार धूमिल होता चला जा रहा है। यहाँ के प्रतिभाशाली छात्र अगर जाते हैं किसी राज्य में रोजगार के लिए, तो वहाँ उनकी दूसरे नजरों से देखा जाता है, बोला जाता है कि हो सकता है कि यह चोरी वोरी कर अपनी प्रतिभा, अपने रिजल्ट को, परिणाम को लिया होगा। तो इस क्षेत्र में काम किया जाए, स्वास्थ्य सेक्टर में बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, आपको रोजगार सेक्टर में भी बेहतर करने का काम किया जाएगा कि हमारे बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए, निवेश के लिए नहीं जाना पड़े। इस हम सेक्टरों पे काम होगी और निश्चित तौर पे किया जाएगा। और बताइए, अब आपको जैसे कि अभी मैं औरंगाबाद क्षेत्र की बात किया जाए, जो आपने छेड़ा नहीं, कि जो मेरा मूलतः ये लोकसभा क्षेत्र है, मैं क्योंकि भाजपा का जो मीडिया प्रभारी हूँ, मैं औरंगाबाद जिला का मीडिया प्रभारी हूँ। तो इस क्षेत्र जी, अभी आप बोले कि औरंगाबाद का बात नहीं छोड़, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो काराकाट बन चुका है ना। अभी तो आपसे हम पहले भी बहुत बार बातचीत कर चुके हैं औरंगाबाद के बारे में, लेकिन आप स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो बताइए औरंगाबाद के बारे में कुछ। तो जैसे कि मैं तो काराकाट के बारे में बता दी आपको, काराकाट का क्या स्थिति बनने जा रहा है। अगर हम औरंगाबाद लोकसभा के क्षेत्र की बात करें तो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं 4 जून को हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, आश्वस्त करा दे रहा हूँ। जीत के बाद तो हम लोग जरूर ही मिलेंगे, अब जिसका भी जीत हो, मुंह मिठाम करवाएंगे। जैसे ही कमल का फूल लहर जाएगा, खिल जाएगा कमल का फूल, और माननीय मोदी जी के 400 के विजन के सहयोग की सहभागिता में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र भी एक अहम सहयोगी बन जाएगा, तो पहला मुंह मीठा कराने वाले आपका आदित्य श्रीवास्तव रहेंगे। बिल्कुल, मैं मुंह मीठा कराऊंगा, और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त कराता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदर्श जी कि निश्चित रूप से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है, और ये यहाँ से हम लोग माननीय मोदी जी को हाथों को सशक्त और मजबूत करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपको मैं आश्वस्त करा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सभी लोगों को मैं जनताओं को भी मैं आश्वस्त कराता हूं कि यहाँ औरंगाबाद क्षेत्र से हम लोग जीत रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपने कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बीच आए और अपने कई विषयों को सवाल को रखा, और लोकतंत्र में आप एक बहुत बड़ी मजबूत सिपाही पत्रकार का होता है, पत्रकार की एक रोल होता है। तो मैं यही आपको शुभकामना देता हूँ, और आपकी आगामी
भविष्य के लिए मैं यही शुभकामना चाहता हूँ, आपका चैनल दिन प्रतिदिन उन्नति करे और लोकतंत्र की आवाज़ों को मजबूत करते रहे और निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देखें कि हम औरंगाबाद के बीजेपी मीडिया प्रभारी से बात किए और इनका कहना है सीट है उसमें से एक सीट कमल का जाने वाला है। आपकी क्या राय होगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।